तो ये जो विषय है बहुत ही अच्छा है और इस पे एक चर्चा होनी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कविता ने एक लंबी यात्रा की है। तो लंबी यात्रा से कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कविता जो है मेरे ख्याल में सबसे पहले शुरू होती है एक माँ की गोद से। जब माँ बच्चे को गोद में लेती है तो वो उसको लेते हुए कुछ ना कुछ गुनगुनाती है, तो कविता वहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन उसका जो सामाजिक प्रभाव है और कैसे वो आगे बढ़ती है, उसके लिए आज हमारे बीच हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय विजेंद्र सिंह परवार जी और कमलेश द्विवेदी जी और बहुत ही आदरणीय दीक्षित गणकौले जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग लेखनी के धनी हैं और आप सभी ने समाज का और साहित्य का एक लंबा युग देखा हुआ है, आपके अनुभव ऐसे हैं। और सबसे पहले मैं विजेंद्र सिंह परवार जी से उन्हीं की पंक्तियों से मैं शुरुआत करती हूँ और बोलती हूँ कि हजारों आहट एक कानों से टकराएं तो क्या हासिल, तेरे ही हाथ की दस्तक ये दिल महसूस करता है। तो मुझे लगता है कि ये शायद वो भाव है जो मैंने अभी माँ की बात की कि उनके हाथों की जो दस्तक होती है वो हम कभी नहीं भूलते। तो मैं चलती हूँ विजेंद्र सिंह परवार जी की ओर और पूछना चाहती हूँ कि आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, कविता की दस्तक कहाँ से शुरू होती है? साथियों, बड़ा खुशगवार माहौल है, सुनने वाले भी तवज्जो से आए हैं और जिन लोगों को बुलाया गया है वो भी बहुत ही कामयाब काम करने वाले लोग हैं। अभी बहन ने इसको चलाया बड़े अच्छी तरह, वो बोली है, तो जो वो बोल रही थी मुझे लग रहा था एक भाषा नहीं है, एक तहजीब बोल रही है, एक कल्चर बोल रही है। साहित्य जब से ये समाज रहा बिल्कुल हंटिंग एंड फिशिंग स्टेज में, तब से साहित्य किसी न किसी रूप में रहा है। क्राइस्टोफर मार्लो ने एक बात कही थी अंग्रेजी में कि रोटी गूंगा भी मांगता है, उसके पास कोई जबान नहीं है। साहित्य के बिना इंसान बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई पशु हो जाता है। बल्कि संवेदनाएं तो मैं कहता हूँ हर चीज में धड़कनें चल रही हैं। आते आते साहित्य के कितने आवरण आए, कितने युग आए, समय आए, लेकिन आज साहित्यिक पतन का युग है। आप गौर कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा सा और तवज्जो से मशवरों से लिया होता तो ये प्रोग्राम बहुत आलीशान थी, सुनने वालों की बहुत बड़ी संख्या भी आ सकती थी, लेकिन वो इतना बिजी हो गए, परेशान हो जाते हैं लोग जब व्यवस्था करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा उस तरह ले नहीं पाए। नहीं तो यहाँ बहुत सारी चीजें आती। साहित्य का आज पतन है, व्यंग के नाम पर, हास्य के नाम पर, गजल के नाम पर, नज्म के नाम पर, कविता के नाम पर, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि खंडकाव्य और महाकाव्यों तक लोग छोटे से पात्र को उठाते हैं, 100-200 पेज बढ़ाए किताब में और उसको महाकाव्य कह देते हैं। मुझे याद आती है पिछले दिनों कुछ किताबें मेरे पास आई, जिनमें एक किताब डॉक्टर कुंवर बेचैन की थी जिसका नाम था प्रतीक पांचाली। मैंने उनसे कहा आपने इसको महाकाव्य कैसे कह दिया? महाकाव्य की परिभाषा में एक किताब आती नहीं है। आप द्रौपदी को लिख रहे हैं और उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, तो एक खंडकाव्य पात्र को आपने निकाल लिया तो खंडकाव्य हो गया, महाकाव्य कहाँ रह गया? महाकाव्य तो पूरा महाभारत है। तो ऐसी और कई किताबें आती हैं, कई राइटर्स आते हैं, विदेशों में भी मैंने देखा, दीक्षित गणकौले तो मेरे साथ ही रहे हैं, चाहे मैं इंग्लैंड गया, चाहे इधर अफ्रीका में गया, अमेरिका गया, कहीं भी गया। तो आज साहित्य का पतन है दोस्तों, और इसका कारण ये है कि साहित्यकार बहुत अच्छा पहनना चाहता है, बहुत अच्छा खाना चाहता है, बड़ी बड़ी सवारियां रखना चाहता है, साहित्य की सेवा करना नहीं चाहता। उसकी आंखों में वो संवेदना नहीं है। शायद वो पूरी किताब को लिखता हो और पांडुलिपि के किसी पृष्ठ पर उसके 2 आंसू गिरते हैं, आज वो रो नहीं रहा है, वो रोने का एक्टिंग कर रहा है। आपने बहुत फिल्मों के, टीवी के बहुत दृश्य देखे होंगे कि वो
हर चीज को एक एक्टिंग में ले लिया गया। तभी तो हमारे कबीर, रहीम, जायसी से आते आते दिनकर, मेहदी, शनमुख तक और उसके बाद तक भी लोग रहे और आज भी हम उन्हें पढ़ रहे हैं, उनकी मिसालें दे रहे हैं। अनपढ़ लोगों की मिसालें दे रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को फेल कर दिया उन्होंने। आपको याद होगा हमारे अज्ञेय जी ने दिल्ली में उनके मकान में एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ पर उन्होंने टांड बांधा कि अब मैं इस टांड पर बैठकर कविताएं लिखा करूंगा। इसका मतलब आप पहले जो कविताएं लिखते थे कुर्सी पर बैठकर, क्या वो कविताएं नहीं थी? और टांड पे बैठकर कोई नई कविता आ जाएगी? तो मैंने जब कादम्बरी में एक व्यंग किया था कि अब छायावाद के बाद टांडवाद चलेगा एक दिन। और अगर वो सत्य थे, अगर वो प्रमाणिक थे, तो उनके बाद ही वो सब समाप्त क्यों हो गया? अज्ञेय जी, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण, वो सारा ही मंडल कहाँ चला गया? वो तमाम कविताएं कहाँ चली गई? क्यों नहीं लोगों के दिल पे आई आज भी? और मीर गालिब के शेर, कबीर के दोहे, सूर के पद, तुलसी की चौपाई आज भी दुनिया भर को क्यों याद है? गांव के मामूली लोगों को भी याद है। तो ये चीजें क्यों आई? कि साहित्य जनता से जुड़ा हुआ था। आप लोगों की बात होती थी साहित्य में, आज आपकी बात नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने एक बार एक शेर पढ़ा, तब तो मेरी उम्र भी 32 साल की थी, और सामने से एक आदमी ने मुझे बाद में इशारा खत्म हो गया, तब उन्होंने मुझे कहा कि इसमें ये शब्द नहीं आ रहा है, ये शब्द गलत है, ये बहर से गलत हो गया, मिश्रा आपका नामौजू हो गया। मैंने उनके पांव छुए साहब, श्रोता थे। आज श्रोता डरा हुआ है, कभी उसको डरा रहा है, क्योंकि कभी बहुत लंबी गाड़ी से उतरता है। जी आपने सुना होगा परसों पहले दिन, मैं भी फोन नहीं किया, करूंगा जरा तसल्ली से। कुमार विश्वास बोल रहे थे कि वो कह रहे थे कि मैं उन कवियों में नहीं हूं जिन पे ना कपड़ा है ना रोटी है, मैं तो मर्सिडीज में चलने वाला कवि हूँ, बड़े बड़े महलों में ठहरने वाला कवि हूँ। तो मैंने एक ही बात कहता हूँ दोस्तों कि ये सारी चीजें आ जाएंगी, कविता छू नहीं पाएगी ऐसे लोगों को, कविता नहीं है। और इसीलिए वो ड्रामा करेंगे। कभी वो कवि सम्मेलनों में ऐसे लोग जाएंगे, कभी सम्मेलन के बाद अपने अलग शो करेंगे, कविता से हट जाएंगे, वहाँ आएंगे, वहाँ से हट जाएंगे, देखेंगे सारे तो कथा करने वाले लोग पैसा कमाए तो कथा करने लगेंगे। तो ये तमाम चीजें क्यों आ गई? मुझे दीक्षित की एक बात याद आती है, दीक्षित धनपुरी मेरे बराबर में है। उन्होंने एक बार कहा था एक शेर कि शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। क्या बात है। अभी छोटे से शब्द हैं, बहुत थोड़े से शब्द हैं। जी सर, कविता की दस्तक की बात हम कर रहे थे। बिहारी की तरह इन छोटे शब्दों में बड़ी बात कहती है कि कविता इंसान को बिल्कुल ऐसे मजबूर करती है जैसे गर्भवती महिला के बच्चा होने की स्टेज आ जाए और वो उसे विचलित करती है। वो स्थिति कवि में पैदा हो जाती है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता, उसे लिखना ही पड़ेगा। आज नहीं है ऐसा, आज वो ढूंढते हैं। फिर हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है? अभी मैं एक शेर लिखने बैठूंगा तो मैं सोचूंगा साथ इसे मैं कहीं पढ़ूंगा, वहाँ ये भी होगा, जातियाँ होंगी, धर्म होंगे, यहाँ सरदार जी बैठे हैं, वहाँ कोई मुसलमान बैठा है, वहाँ कोई बौद्ध है, वहाँ कोई पारसी है। तो मैं सर इस विषय पे अभी हम अगले प्रश्न में चर्चा करेंगे। ये तो दूसरे लोगों की तरह बोलना चाह रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि सारी जिंदगी में साहित्य से जुड़ा हूँ 24 के 24 घंटे, चाहे मैं रसोई में हूँ, बाथरूम में, कहीं हूँ, मैं सिर्फ शायरी। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका सानिध्य हमें मिल रहा है। कि साहित्य बदला है और आज साहित्य का नुकसान हुआ है, मैं कहना ये चाहता हूँ। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। तो सर हम कविता की दस्तक की बात कर रहे थे, और पहली दस्तक जो दस्तक हुई जैसे कि हुई कि बात की माँ की दस्तक होती है, और आदरणीय दीक्षित धनपुरी जी हमारे बीच में हैं। और सर आपकी ही पंक्तियों से आपसे सवाल पूछती हूँ कि अपनों का भी वार हुआ, ये भी आखिरकार हुआ, रिश्ता जब लाचार हुआ, आंगन की दीवार हुआ, सबकी नाउम्मीदी पर कितना कुछ बीमार हुआ, कौन गवाही देगा अब कत्ल सरे बाजार हुआ। तो इसमें आपने कौन से भाव छुए हैं, कौन से यहाँ पे कविता की दस्तक की बात जो है वो कही है, क्योंकि अभी भावों की ही बात चल रही है। ठीक है साहब,
कोई भी शेर हो या कविता हो तो किस भाव में कब उत्पन्न होती है। एक बात तो ये है कि जब वो भाव होता है, जब वो हम उसको महसूस कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, उस समय कविता नहीं होती। हमेशा कविता उस दृश्य के, उस भाव के याद करने पे या उस पर दिमाग में रिपीट हो रहे होते। अब हम देखते हैं कोई छटरा रहा है आदमी, तो उस समय थोड़ी कविता हो रही है। तो आपने कहा ना ये कब हुई, तो ये कभी भी कविता। मेरा प्रश्न है कि इसमें जो कविता दस्तक दे रही है वो कहाँ दे रही है? इंसानों की लाचारी पर दे रही है, मजबूरी पर दे रही है, भाव पे दे रही है, भावहीनता पे दे रही है? असल में शायरी की मजबूरी ये है कि गीत तो होता है एक विषय पे। अब आपने 4 शेर पढ़े, ये चारों शेर अलग अलग थॉट है, अलग अलग विचार है चारों में, है ना। तो जैसे मान लो आपने कहा था, मैं आखिरी वाला शेर पढ़ रहा था, कितना कुछ बीमार हुआ। मैं इसको अब कहते हैं ना शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। इसमें एक शेर और भी है मेरा, वर्मा जी, एक शेर और भी है। आह या वाह वाह होती है, आह या वाह वाह होती है, शेर पर तबसरा नहीं होता। जी, बहुत बढ़िया है। कि इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। जब मैं पढ़ता था 6वीं 7वीं 8वीं में, तब हम बड़े चंचल थे पढ़ाई में। तुम्हारे मास्टर जी लिखवाते थे कबीर का दोहा, बोर्ड पर लिख रखा है उन्होंने, सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांस है ताकि हृदय आप। इसमें कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि, और वो पूरा बोर्ड भर दिया। मुझसे बोले हाँ मैं धुने से बोलो कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी साहब कबीरदास तो वो कहना चाह रहे हैं जो उन्होंने कहा है, कि बाकी तो आप लिख रहे हैं खाली बात। बिल्कुल ठीक। कबीर ने तो लिख दिया सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अब इसकी करेगा और बोर्ड में व्याख्या। तो मतलब किसी भी शेर को समझने में या कहने में उसका आनंद वही क्लिक करता है, क्लिक। आपने जो उसमें कहा है, तो वो जो है शेर सबकी नाउम्मीदी पर कितना खुश बीमार हुआ जी। इस शेर की गहराई में जाओगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। किसी बीमार की कल्पना करिए आप, जो मरणासन्न होता है। मरणासन्न, अब बताऊं क्या सच, तो ये मेरे फादर थे जो मरणासन्न स्थिति में थे। वो मरना चाह रहे थे अपने आप के कष्ट से। अपना कष्ट होता है उसे, मरना चाहता है, लेकिन वो क्यों मरना चाहता है? उसे दुख भी होता है कि मेरे कितने लोग मेरी सेवा में लगे हुए हैं, कितना घर परेशान हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा ही उनसे कि अब आप साहब 2-3 दिन में आप इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। अरे साहब नमस्कार। आप कल्पना करिए साहब, वो जो 3 महीने 4 महीने से पहले दुखी थे, मरणासन स्थिति में दुखी थे, डॉक्टर के ये कहने से कि आप 2-3 दिन में चल जाएंगे, खुश हुए। कि उनको अपने दुखों से मुक्ति मिलने का समय आ गया। जी। तो सबकी नाउम्मीदी पर जब वो देखता ना, ये भी असल में दुखी कब होता है व्यक्ति मरणासन्न, जब सबकी आंखों में आशा होती है और उसे पता है कि तू जाएगा। सब आशा रख रहे हैं कि ये जाएगा, ये रहेंगे, ठीक है, तो डॉक्टर ये वो, तो वो दुखी होता है कि मैं तो जा रहा हूं। तो जब सबकी नाउम्मीदी हो गई, डॉक्टर ने भी नाउम्मीदी कर दी, सेवादारों ने भी कर दी, सब नाउम्मीद हो गए, ठीक, तो वो खुश हो गया। सबकी नाउम्मीदी पर कितना खुश बीमार हुआ। तो दरअसल संवेदना है साहब, तो संवेदना ही हमें व्याख्या करने वाली बातें होती नहीं है। अब हम किसी का शेर का अर्थ, उसका भूमिका बताएं या कैसे हुआ क्या हुआ, जो डूबते हैं ना शेर में, हमारे परिवार साबित है, उनके तो खैर कदमों में बैठते हैं हम। शेर की व्याख्या हो नहीं सकती। नहीं सर, व्याख्या नहीं कि हमारे भाव आपने जो लिखा वो कितने लोगों के मन पे दस्तक दे गए। आपने इतनी बढ़िया उसके बारे में बात की, लेकिन शायद सबके अपने अलग अलग अर्थ रहे होंगे उसके। तो हर शेर का अपना अपना सबका वो है ना। मैं तो सुनाकर वहीं पर खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों को खो गए। तो अपने अपने हिसाब से करते हैं साहब, और शायरी तो शायरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इस बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि जब हम बहुत खुश मन से सुनते हैं ना,
तो हम कवि को देखते हैं, उसके शब्दों को सुनते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। लेकिन जिस टाइम हमारी स्थिति कुछ और होती है और हम दुखी होते हैं, तब उन शब्दों को हम दिल तक उतार के ले जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। और अब हम चलते हैं आदरणीय कमलेश त्रिवेदी जी की तरफ। आप एक अध्यापिका भी रही हैं और साथ में आप लेखन भी आपने किया है, और आपका एक गीत जो आपने 1975 में लिखा, बड़ा प्रसिद्ध हुआ कि देश हमारा हिंदुस्तान, जनगण मन का हुंकार। देश हमारा हिंदुस्तान, जनगण मन ने हुंकारा, जो मैंने 1965 में लिखा था, पाकिस्तान की लड़ाई के वक्त और तत्कालीन राष्ट्रपति को भेंट। जी इस धरती की ओर न देखे कोई पापी हत्यारा, ये उस वक्त की समकालीन थी। जी समकालीन, हम वही हमारा विषय है कि समकालीन कविता है ये आपकी, कि आपने युद्ध वाली परिस्थितियों में लिखा। तो उसमें जो है आपने सबका उत्साहवर्धन करने के लिए और एक आशा जगाने के लिए कविता लिखी। तो मुझे थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिएगा कि और क्या भूमिका रहेगी। नहीं, आप अपने भाव बताइए कि यहाँ पे जो मन की दस्तक है। तत्कालीन भाव तो यही थे कि पाकिस्तान जो है उसने आक्रमण किया था और छल से किया, विश्वासघात किया